डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मृदा के प्रतिशत बेस संतृप्ति की। अब देखो, मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति होता क्या है, पहले समझना भाई इस बात को। ठीक है ना, जो आपकी धनायन उन्मुख क्षमता है, तो जिसमें कुल धनायन उन्मुख क्षमता का कितना मुख्य भाग जो है वो आपके मुख्य धनायनों द्वारा ग्रहित है, उसे ही आप क्या कहोगे, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। एक बार दोबारा से सुनना, क्या बोला, कुल विनिमयशील जो धनायन है उसमें मुख्य धनायन का कितना भाग ग्रहित है, यानी मुख्य धनायन कितने हैं उसमें। ठीक है ना, मुख्य धनायनों द्वारा धनायन उन्मुख क्षमता कितनी हुई है, उसी को आप क्या कहते हो, मृदा का बेस संतृप्ति या प्रतिशत बेस संतृप्तता आप इसे कहते हो। ठीक है, डिटेल से जानते हैं, चलो लाइन टू लाइन सारी बातों को समझते हुए चलते हैं। ध्यान देना भाई, देखना एक सेकेंड, देखो मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति। ठीक है ना, अब ये क्या बोल रहा है कि जो अम्लीय मृदा है उसमें H+ तथा एल्यूमिनियम 3+ आयनों की प्रधानता होती है। सही बात पता है भाई हमको कि अगर अम्लीय मृदा है तो जाहिर सी बात है H+ आयन की प्रधानता होगी। साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखनी है, एल्यूमिनियम 3+ इस आयन की भी प्रधानता होगी। अगर आपसे क्वेश्चन बोल जाए कि अम्लीय मृदा में किन आयनों की प्रधानता होती है, तो आपका आंसर होगा H+ आयन और एल्यूमिनियम 3+ आयन। एक दो आयन और हैं, वो मैं आपको आगे की क्लास में आने वाली वो बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या बोल रहे हैं हम, तथा दोनों मृदा विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं। H+ आयन तो मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ाएगा ही, साथ ही एल्यूमिनियम जो +3 आयन है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, मृदा के अंदर H+ आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है देखते हैं। आगे चलो, आगे चलेंगे तो हमको ये बात पता चल रही है, साफ साफ देखो इसने बोल रखा है कि जो अधिशोषित जो हाइड्रोजन है वो आपके प्रत्यक्ष रूप से मृदा विलयन से H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, जबकि जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, H+ आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी करता है। कैसे करता है देखते हैं भाई। अब यहाँ पर ये जो आपका Al3+ आयन है ना, ये जल विश्लेषण है, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। ठीक है, देखना रिएक्शन देखना भाई नीचे की, इन रिएक्शनों से ही आप सारी बातें समझ जाओगे। मैं इनको बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और क्लिस्टर क्लियर दिख जाए। ठीक है ना, ध्यान देना भाई। ठीक है, इन रिएक्शनों की बात कर रहे हैं अपन। एक सेकेंड, ये जो रिएक्शन है, ये जो आपकी रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप रिएक्शन पर नजर डालोगे, गौर करोगे, तो देखो यहां क्या हो रहा है, दो तरीके की आपकी आयन मिल रहे हैं आपको। एक तो आपके Al3+ आयन है और इनके साथ जुड़ कौन रहा है, OH- आयन जुड़ रहा है। भाई पानी की बात करें तो पानी में आपको पता है H2O से इसका फॉर्मूला बनता है, और H2O का मतलब क्या है, इसमें H+ आयनों की मात्रा होगी और किसकी मात्रा होगी, OH- आयनों की मात्रा होगी। अब कर क्या रहा है, यहाँ से Al3+ आयन है, Al3+ है, जाहिर सी बात है प्लस है तो उस पर अट्रैक्ट कौन होगा, माइनस वाला। तो हो क्या रहा है, Al3+ आयन पर अट्रैक्ट कौन हो रहा है, आपका OH-। कौन अट्रैक्ट हो रहा है, OH-। तो देखो जब OH- जा रहा है तो एल्यूमिनियम का 1+ हटा देगा भाई, -1+ को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पहले तो एल्यूमिनियम पर कितने प्लस थे, 3, अब कितने प्लस रह जाएंगे इसके ऊपर, 2। तो देख लो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप देखोगे साफ साफ, तो एल्यूमिनियम के ऊपर अभी कितने H+ आयन दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, और साथ में कौन जुड़ चुका है, एक आपका OH- जुड़ चुका है। अब बात करते हैं, अब जब एक OH- जुड़ा है तो पीछे कौन छोड़ के गया है, एक H+ आयन। तो पीछे अगर आप इसमें देखोगे पीछे, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक H+ आयन छोड़ दिया, तो ये H+ आयन क्या करेगा भाई, अम्लता में वृद्धि करेगा, मृदा में H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाएगा। अच्छा, एल्यूमिनियम के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है, एक OH- जुड़ सकता है, इसी तरह दूसरा OH- जुड़ेगा तो दूसरा H+ आयन रिलीज होगा, इसी तरह तीसरा OH- आयन जुड़ेगा तो तीसरा OH- आयन आपका क्या होगा, रिलीज, तीसरा आपका H+ आयन क्या होगा, रिलीज होगा। कहने का मतलब जितने OH- आपके समूह जुड़ते जाएंगे, पीछे क्या छोड़ते जाएंगे, H+ आयन छोड़ते जाएंगे, जो मृदा की अम्लता में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अब कितने OH- आयन जुड़ सकते हैं भाई, जितने एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस आयन है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ आयन है, तो इसके ऊपर कितने OH- आयन जुड़ सकते हैं, 3 OH- आयन जुड़ सकते हैं। तो जो फाइनल जो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, AlOH का होल थ्राइस। और जब AlOH का होल थ्राइस निकलेगा तो सीधी सीधी बात पता है आपको, इसने कितने H+ आयन दिए भाई, 3 H+ आयन दिए। तो देखो एक एल्यूमिनियम 3+ आयन ने
3H प्लस आयन की क्या बढ़ाई, सांद्रता बढ़ाई। तो कहने का मतलब चाहे H प्लस आयन हो चाहे Al3 प्लस आयन हो, दोनों ही क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर मृदा में H प्लस आयन की सांद्रता को बढ़ाएंगे। ठीक है ना। देख लो यहाँ पर एक और बार रिएक्शन को देख लो। अब आपने क्या करा, इसमें दूसरे पानी के साथ रिएक्शन करवाए, तो पानी का मॉलिक्यूल वही क्या देगा, OH माइनस। OH माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, Al प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस से एक प्लस और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब फाइनली कितना प्लस बचेगा, एक। भाई पहले तो इसमें 2 प्लस दिख रहे हैं ना आपको, साफ साफ देख लो, इसमें 2 प्लस दिख रहे हैं। और मैं आपको इसको क्लियर दिखा देता हूँ, देखो साफ साफ रिएक्शन में कितने प्लस दिख रहे हैं आपको, 2 प्लस दिख रहे हैं। अब आपका जब एक OH माइनस और जुड़ेगा तो एक माइनस किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस को। तो प्रोडक्ट के अंदर कितना प्लस रह जाएगा, केवल 1। तो देख लो केवल 1 प्लस रह गया और एक OH माइनस आपका और जुड़ गया। तो पहले तो एक OH था, अब क्या हो गया, OH का होल ट्वाइस। समझ गए। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे में देखो अभी 1 प्लस और बच रहा है, 1 प्लस और बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक OH माइनस और जुड़ सकता है। तो OH माइनस अटैक करेगा Al प्लस पे, माइनस प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी अब आपके OH आयन तीनों के तीनों जुड़ गए और आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज शेष नहीं रहेगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको कितने H प्लस आयनों की प्राप्ति हुई, आपको 3H प्लस आयनों की प्राप्ति हुई। समझ गए। तो ये भी क्या कर रहे हैं भाई, मृदा के अंदर, मृदा विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखो अब इसको छोटा कर लेते हैं, चाहे ऐसा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अधिकांश अन्य धनायन जिन्हें विनिमय भस्म कहते हैं, मृदा को क्षारीय बनाते हैं। भाई जितने भी जो अधिकांश जो धनायन है वो क्या करते हैं, मिट्टी को क्षारीय बनाते हैं। क्योंकि जैसे Na प्लस हुआ, Mg2 प्लस हुआ, आपका कैल्शियम 2 प्लस हुआ, ये क्या करेंगे, ज्यादातर मिट्टी में क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मृदा में क्षारीयता हेतु कौन सा आपका प्रधान जो धनायन है वो जिम्मेदार है, तो याद रहे मृदा में क्षारीयता के लिए जो सोडियम प्लस आयन है वो सबसे ज्यादा क्या है, जिम्मेदार। ठीक है। अगर Na प्लस आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी तो मिट्टी आपकी कैसी होगी, क्षारीय होगी। समझ गए बात को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, कोलॉइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्म की प्रतिशतता को ही प्रतिशत बेस संतृप्त कहते हैं। ठीक है। यानी कोलॉइडी संकीर्ण पर जो आपके विनिमयशील भस्म अधिशोषित हुए हैं, कहने का मतलब जो विनिमयशील क्षार अधिशोषित हुए, जो धनायन अधिशोषित हुए, और धनायन भी कौन से, क्षारीय धनायन जो अधिशोषित हुए हैं, उसकी प्रतिशत मात्रा को ही, उसकी प्रतिशत मात्रा को ही क्या कहेंगे भाई, प्रतिशत बेस संतृप्ति। ये आपको डेफिनेशन मिल गई। ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे और देखना और क्या बोल रहा है भाई पैराग्राफ। नेक्स्ट देखो, बेस संतृप्ति कुल विनिमयशील भस्मों का, बेस संतृप्ति कुल विनिमयशील भस्मों को प्रदर्शित करती है। जो बेस संतृप्ति है वो किसको प्रदर्शित करती है, कुल विनिमयशील भस्मों को, कि कौन कौन से आपके भस्म क्या हो रहे हैं, विनिमय हो रहे हैं, इसको प्रदर्शित करती है। और इसको डिटेल से जानते हैं, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायनों या धनायन विनिमय की क्षमता की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिनको हम किस में व्यक्त करते हैं भाई, प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। जो धनायन विनिमय क्षमता की जो प्रतिशतता है उनमें हम इनको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किनको, विनिमयशील धनायनों को। जो कौन कौन से हो सकते हैं आपके, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम प्लस हो सकता है, सोडियम प्लस हो सकता है, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखो भाई बढ़िया सा आपको फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रतिशत बेस संतृप्ति धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है जो कोलॉइडी संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है। ठीक है। किससे संतृप्त होगी ये भाई, विनिमयशील भस्म। जो विनिमयशील भस्म है उससे ये आपकी क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको, प्रतिशत बेस संतृप्ति का फॉर्मूला देखो। प्रतिशत बेस संतृप्ति का फॉर्मूला क्या है, कुल विनिमयशील भस्म, विनिमयशील का मतलब जिनका आदान प्रदान हो रहा है, जो अधिशोषित हो रही है। मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इन बारे में बता चुका हूं। कुल विनिमयशील भस्म, और ये इसकी जो वैल्यू है वो किसमें है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। किसमें वैल्यू है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। बटे में क्या है आपका, बटे में धनायन विनिमय क्षमता। बटे में क्या है, धनायन विनिमय क्षमता CEC, जिसकी यूनिट क्या है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। गुणा किससे कर देना है, 100 से। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्रतिशत बेस संतृप्ति का सूत्र लिखिए, 1 नंबर में आ सकता है। तो मेरी तरफ से आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, SSStar IMP जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है। और अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो प्रतिशत बेस संतृप्ति को किससे दिखाते हैं, V से। देखो नीचे भी लिख रखा है, प्रतिशत बेस संतृप्ति को किससे दिखाते हैं, V से।
कुल विनिमयशील भस्म को किससे दिखाते हैं? एस से। कुल विनिमयशील भस्म को किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। और आगे की बात करें, हमारा जो टी है वो टी क्या है हमारा? देखना भाई, देखना एक सेकेंड। टी जो है वो है धनायन विनिमय क्षमता। टी क्या है? धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है ना, जिसको किससे दिखा रहे हैं? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम से, ठीक है। देखो इसको एक बार, तो आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या हो गया आपका? V बराबर 100S/T। S दिखा रहा है कुल विनिमयशील भस्म को, इसकी भी यूनिट किसमें है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में। और T किसको दिखा रहा है? धनायन विनिमय क्षमता को। गुणा किससे कर देना है आपको? गुणा कर देना है आपको 100 से, ठीक है, समझ गए। अब नीचे आपको ये रिप्रेजेंटेशन करके भी लिख रखा है इसने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V बराबर क्या है? धनायन विनिमय प्रतिशतता, ठीक है, सॉरी प्रतिशत बेस संतृप्ति। एक सेकेंड, एरो से दिखाते हैं, प्रतिशत बेस संतृप्ति। S बराबर क्या है? कुल विनिमयशील भस्म। और T बराबर क्या है? CEC। CEC का मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना, देखो, हाँ भाई ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको असंतृप्ति की सीमा क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। समझना क्या बोल रहा है। T और S का जो अंतर है, यानी CEC और कुल विनिमयशील भस्म का जो अंतर है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्ति की, असंतृप्ति की सीमा। उसे क्या कहते हैं? असंतृप्ति की सीमा, या मृदा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा, ठीक है। क्या बोला हमने कि CEC और कुल विनिमयशील भस्मों का अंतर, यानी T माइनस S। T माइनस S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? असंतृप्ति की सीमा को बता रहा है, या दूसरी बात विनिमयशील हाइड्रोजन की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। तो कोई आपसे पूछे असंतृप्ति की सीमा ज्ञात कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे T माइनस S, ठीक है। T में से S को घटा दो। T क्या है? धनायन विनिमय क्षमता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, और S क्या है आपका? S है कुल विनिमयशील भस्म, ठीक है। आगे चलो, अब देखो इसने रिप्रेजेंट भी किया है कि आप कैसे पहचानोगे कि क्या मात्रा है, तो किससे क्या अंदाजा लगाओगे आप प्रतिशत बेस संतृप्ति से। तो देखो बढ़िया एग्जांपल दे रखा है कि यदि किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति 80 है, तो 80% बेस संतृप्ति का मतलब क्या है कि इसमें जो 4/5 भाग है, जो 4/5 भाग है वो तो भस्म द्वारा क्या है? संतृप्त है। भस्म का मतलब किससे संतृप्त है? क्षार द्वारा। और जो 1/5 भाग है, 1/5 भाग है वो किससे संतृप्त है भाई? वो आपका संतृप्त है अम्लों से। और अम्ल का मतलब किससे? H+ आयन से या Al3+ आयन से, ठीक है, समझ गए। यानी प्रतिशत बेस संतृप्ति की मात्रा अगर आपकी 80 है, 80% है, तो 80 का मतलब क्या है? चौथा हिस्सा। अरे भाई 100 में देख लो, 100 में 20-20 का एक हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा मतलब 80% आ गया पूरा का पूरा। 5, अरे आपको 100 में अगर मैं 5 का भाग लगाऊं तो एक कितना आएगा? 20% आएगा। तो 80% है, 80% का मतलब क्या है? 4 भाग जो हैं वो आपके, वो किसके द्वारा आपके संतृप्त हैं भाई? क्षार द्वारा। यानी 80% आपका क्षार द्वारा संतृप्त है। तो बचा 20%। 20% को और क्या लिख सकते हो? 1/5। तो 20% जो है आपका वो किसके द्वारा आपका आच्छादित है? 20% जो है आपका वो किसके द्वारा भाई? अम्ल के द्वारा संतृप्त है। समझ गए? 100 में आपने 20-20 के पार्ट कर दिए, तो 4 पार्ट मतलब 80 किसके द्वारा संतृप्त? तो भस्म के द्वारा। बचा आपका 20 का मतलब आपका एक हिस्सा बचा है 1/5, तो वो आपका किसके द्वारा संतृप्त है? अम्ल के द्वारा। अगर मैं कहूं कि विनिमयशील जो आपके जो प्रतिशत बेस संतृप्ति है उसकी मात्रा कितनी है? 60%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो 3/5 हिस्सा है वो तो किसके द्वारा आपका संतृप्त है भाई? क्षार के द्वारा। और 2/5 जो हिस्सा है वो किसके द्वारा आपका संतृप्त है? अम्ल के द्वारा। समझ गए? मैं आपसे कहूं कि भाई अगर मेरी प्रतिशत बेस संतृप्ति 40% है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2/5 हिस्सा तो आपका क्षार द्वारा संतृप्त है और 3/5 हिस्सा आपका किसके द्वारा? अम्ल के द्वारा संतृप्त है। समझ में आ गई बात? चलें आगे। चल नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रतिशत भस्म संतृप्ति का मृदा पीएच से गहरा संबंध होता है। भाई प्रतिशत बेस संतृप्ति का मृदा पीएच से गहरा संबंध क्यों है? क्योंकि बेस संतृप्ति बढ़ रही है। बेस का मतलब क्या है? क्षारीय मान बढ़ रहे हैं। तो क्षारीय मान बढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा पता है पीएच की वैल्यू कैसी होगी? बढ़ेगी। तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर हम कहें कि अम्लीय मान बढ़ रहे हैं तो अम्लीय मान में क्या हो जाएगा? पीएच की वैल्यू घट जाएगी। तो आगे यही बात इसने कह रखी है। एक बार पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या बोला? उष्ण प्रदेशों की मृदा में कोलोइडी संकीर्ण पर भास्मिक धनायन
अधिक वर्षा के कारण नीचे चला जाता है। कहने का मतलब जहां पर आपकी वर्षा ज्यादा हो रही है, आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु लिखना चाहिए इसको। यहाँ पर क्या लिखोगे, आर्द्र जो जलवायु है आपकी, उष्ण जो प्रदेश है जहाँ पर गर्मी और आपकी बरसात भी बढ़िया होती है, तो बरसात जहाँ पर ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, धनायन घुल घुल के नीचे पहुंच जाएंगे, और घुल के नीचे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्षार की हानि हो जाएगी और ऊपरी मृदा आपकी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। और इनका पीएच कैसा हो जाएगा, कम। अगर मिट्टी अम्लीय हो रही है, H+ आयन की सांद्रता में कमी आ रही है, तो मिट्टी आपकी कैसी, सॉरी आपके जो क्षारों में है उसमें कमी आ रही है, तो आपके जाहिर सी बात है H+ आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी, पीएच की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि पीएच की वैल्यू 0 से 7 होती है किसके लिए, अम्ल के लिए, और 7 से 14 होती है किसके लिए, क्षार के लिए। तो कहने का मतलब अगर क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो पीएच बढ़ेगी, अम्लीय गुण बढ़ेंगे तो पीएच आपकी घटेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, शुष्क प्रदेशों में मृदाओं में कोलोइडी संकीर्ण भास्म आयनों से संतृप्त रहते हैं। भास्मिक आयनों का मतलब क्षारीय आयनों से संतृप्त रहते हैं। कहां पर, शुष्क प्रदेशों में। शुष्क प्रदेश का मतलब जहां पर बरसात की कमी है, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो बरसात की कमी है तो घुल के तो नीचे जाएंगे नहीं भाई मिट्टी की तहों में, कहां बने रहेंगे, ऊपर ही बने रहेंगे। तो कहने का मतलब अगर आपकी जो आपका जो प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश है, तो वहां पर क्या होगा, आपकी मिट्टी के ऊपरी परत में ही भास्मिक आयन बने रहेंगे, भास्म बना रहेगा, क्षार बना रहेगा। तो क्षार बना रहेगा तो बेस संतृप्ति के मान भी बढ़ेंगे और मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय। क्षारीय मिट्टी का मतलब इसके पीएच के मान कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। आगे देखो, इसी कारण इनका पीएच मान कैसा होता है, ज्यादा होता है। आगे क्या बोल रहा है, वे मृदा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रहे, इसको ब्रैकेट में अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे मार्कर से। क्या बोला है, वे मृदा जिनके कोलोइडी संकीर्ण पर कैल्शियम 2+ आयन परिपूर्ण होती है, यानी वो मिट्टी जिनके अंदर आपके कैल्शियम 2+ आयन बहुतायत यानी परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भस्म संतृप्त मृदा। उनको क्या बोलेंगे, क्षार संतृप्त मृदा या भस्म संतृप्त मृदा। भस्म और क्षार दोनों का मतलब एक ही है। आगे बोलो, यह कृषि के लिए उपयुक्त होती है, और ऐसी भूमि आपकी खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए कैसी होती है, उपयुक्त होती है। आगे क्या बोला आपने, जब इस प्रकार की संतृप्त मृदा कमी आ जाती है तो इसको भस्म असंतृप्त मृदा कहते हैं। यानी जब इस प्रकार की जो मिट्टी है, जो कैल्शियम 2+ आयनों से जो परिपूर्ण मिट्टी है, उसमें जब कमी आ जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, भस्म असंतृप्त मृदा। इसको क्या बोलेंगे, भस्म असंतृप्त मृदा। समझ गए आप बात को भाई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आयन विनिमय का महत्व क्या है। देखना भाई, आयन विनिमय का महत्व। पहला पॉइंट देखो, पौधों को पोषक तत्व जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया आदि की प्राप्ति और अप्राप्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, कौन, आयन विनिमय प्रभावित करता है। यह कोलोइडी क्ले पर उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके मृदा की संरचना को भी नियंत्रित करती है। यानी धनायन जो आपका अधिशोषण है, जो धनायन विनिमय है, उसके द्वारा जो मृदा की संरचना है उसको भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। और स्थायी संरचना के लिए भी यही उत्तरदायी आपका है। ठीक है, कौन, आयन विनिमय की बात कर रहे हैं अपन। आगे चलते हैं। यह मृदा निर्माण के प्रक्रमों जैसे क्ले खनिज का विकास तथा क्षेत्रीय व अंतः क्षेत्रीय मृदा निर्माण को क्या करती है, नियंत्रित करती है भाई। ठीक है, आपके जो क्षेत्रीय है, जोनल है, और अंतः क्षेत्रीय जो आपके इंट्राजोनल मृदा है, उसके निर्माण को भी क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। आगे अगला पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, यह अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं में सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य करता है। भाई सीधी सीधी बात है, अम्लीय मृदा होगी तो हम उसमें भास्मिक आयन डाल देंगे, क्षार वाले आयन डाल देंगे तो वो उदासीन हो जाएगी। और अगर क्षारीय मृदा होगी तो उसमें आप कौन से आयन डाल दोगे भाई, उसमें आप अम्लीय आयन डाल दोगे। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप मिट्टी को क्या कर दोगे, उदासीन, न्यूट्रल कर दोगे। तो आयन विनिमय हमारे लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारी मृदा को सुधारने हेतु। ठीक है, आगे देखो, यह उर्वरकों के प्रभाव एवं उर्वरकों के प्रयोग को भी प्रभावित करती है। उर्वरकों का क्या प्रभाव है और इसका प्रयोग किस किस तरीके से हो सकता है, कौन सी मिट्टी पर किस प्रकार का उर्वरक प्रभावी होगा, ये सारी बातें भी हमको किससे पता चलती हैं, आयन विनिमय से पता चलती हैं। बात समझ गए। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है, देखो सीधी सीधी परिभाषा किसकी, आयन की। जिस किसी भी तत्व पर आवेश होगा, विद्युत आवेश होगा, उसे आयन कहेंगे। अब ये आवेश धनावेश हो सकता है, ये आवेश आपका ऋणावेश भी हो सकता है। आगे क्या बोला, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम आदि धनावेशित होते हैं। सीधी सीधी बात पता है, Mg2+, Na+, कैल्शियम 2+, H+, Mg2+, ये सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित होते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, कैटायन। ठीक है,
आगे क्या बोला है, आगे अब जब धनायन की बात कर ली तो अगली बात ऋणायन की होगी। तो नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट क्या है, फॉर्मूला क्या है नाइट्रेट का, NO3-, ठीक है। और फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट क्या है, PO4-3-, ठीक है। और क्या है क्लोराइड, क्लोराइड क्या है Cl-, ठीक है। और सल्फेट क्या है, एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं, Cl-। और सल्फेट क्या है, सल्फेट है SO4-, ठीक है। तो इनके प्रतीक भी, इनके सिंबल भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैं हटा दूं भाई इनको, देखो तो नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारे आयनों पर ऋणावेश होता है, इसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। धनायन विनिमय की जो क्रिया है या धनायन विनिमय जो है आपका, जो कैटायन एक्सचेंज है, वो पूरी तरीके से सरफेस फिनोमेना है। यानी जो भी काम होता है वो केवल और केवल किस पर होता है, सरफेस पर होता है, पृष्ठ पर होता है, ठीक है। अगला देखो, अगली क्या बात क्या बोली है, किसी मृदा द्वारा कुल धनायन अधिशोषित करने की क्षमता को ही मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो छोटी छोटी सी आपको डेफिनेशन भी यहां से मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे छठवीं डेफिनेशन क्या बोली है, जिस मृदा की जितनी अधिक धनायन विनिमय क्षमता होगी वह उतना ही अधिक धनायन धारण कर सकती है। भाई सीधी सीधी बात है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC के मान जिसके ज्यादा होंगे वो धनायनों को उतना ही अधिक तरीके से धारण कर सकती है। यानी धनायनों को अधिक तरीके से या मैं बोलूं धनायनों को अधिक धारण कर सकती है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला है, धनायन विनिमय क्षमता मृदा में उपस्थित क्ले और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। ये हम कारकों में भी इस बात को पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। धनायन विनिमय की क्षमता का जो इकाई है वो क्या है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। जो आपकी इकाई है उसको आप शब्दों में भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी आप सेंटीमोल प्रति किलोग्राम को भी लिख सकते हो, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। अगला देखो, क्ले खनिज की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कितनी है, 3 से 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट याद रखोगे, टेबल में भी मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की CEC के मान कितने होते हैं, 200 से 400 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ये रेंज बता रहा है 200 से 400, ठीक है। औसत मान पूछे तो आपको पता है ह्यूमस के औसत मान कितने हैं, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। कुल धनायन विनिमय क्षमता का जितना मुख्य धनायनों द्वारा ग्रहित होता है उसे प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। बता चुका हूं भाई मैं, कुल विनिमयशील जो धनायन है उसमें से जितना मुख्य धनायनों द्वारा ग्रहित होता है, यानी ग्राहित होता है, धारित होता है, उसको आप क्या बोलते हो, प्रतिशत बेस संतृप्ति बोलते हो, ठीक है। धनायन विनिमय क्षमता से मृदा धनायनों के बंधन और विनिमय की क्षमता का बोध होता है। जो धनायन विनिमय है उससे हमें मृदा के धनायनों में बंधन का मतलब उनकी बॉन्डिंग आपस में कैसी है और उनकी जो विनिमय की क्षमता है उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। समझ गए भाई, मुख्य बिंदु हैं, कुछ कुछ आपको मेन टॉपिक मिले हैं, उनको आप याद रखोगे, जो जो मैंने आपको बताए हैं कि भाई इसको आप याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ भाई, आगे क्या बोला है, निम्न में से सबसे अधिक CEC, सबसे अधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है, ह्यूमस की होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बे, ठीक है। आयन विनिमय एक प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय है भाई, आयन विनिमय इधर से उधर भी जा सकता है, उधर वाला आयन इधर भी आ सकता है, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ठीक है। आगे क्या है, क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता होगी, सोडियम की, Na+ आयन की प्रधानता होगी, ठीक है। अगला, विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय होगा, किसका, धनायनों का सांद्रण अगर अधिक हो तो आपका विनिमय भी कैसा होगा, अधिक होगा, लेकिन ऋणायनों का सांद्रण अधिक हो तो विनिमय आपका कम होगा। दूसरी बात, एक बात और बताता हूं कि अगर आपका धनायन विनिमय हो रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, क्षार से रिलेटेड करोगे उसको, और अगर आपका ऋणायन विनिमय हो रहा है तो उसको आप अम्ल विनिमय भी कह सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी आएगा, धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायन विनिमय को रखने की क्षमता किसके साथ बढ़ती है, और आप बोलोगे ऋणायन को रखने की क्षमता अम्लता के साथ बढ़ेगी, ठीक है। अगर अम्लता बढ़ रही है तो ऋणायन को धारण करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या फैलाते हैं, अम्लीयता फैलाते हैं, ठीक है, अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। ऋणायन विनिमय किसको बोलते हैं भाई, अम्ल विनिमय को ऋणायन विनिमय बोलते हो, और धनायन विनिमय किसको बोलेंगे, भस्म विनिमय या क्षार विनिमय को क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय बोलते हैं। समझ गए बात को। आगे देखो, कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, औसत पूछ रहा है, 200 सेंटीमोल प्रति
किलोग्राम। और रेंज पूछे तो आपको रेंज भी अभी ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु में हमने बता दिया। आयन क्या होते हैं अभी डेफिनेशन पढ़ी है भाई हमने, ठीक है। आयन विनिमय कितने प्रकार का, धनायन विनिमय, ऋणायन विनिमय। धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, धनायन विनिमय की क्षमता अभी बताई सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आज ये पूरा चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, आपको बढ़िया इससे क्वेश्चन एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो अच्छे से पढ़िए, बस मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।